विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। कक्षा 10वीं हिंदी विषय के दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 5 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, लेखक सुनील शास्त्री, इस पाठ के बारे में आज हम चर्चा करने वाले। ईमानदारी उनके अंदर कितनी थी? सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र हैं। लेखक सुनील शास्त्री इन्होंने अपने पिताजी के अंदर कितनी ईमानदारी थी, कितनी सादगी थी, कितनी सरलता थी, कितनी सच्चाई और दूसरों का दुख देखकर वह कितने दुखी होते थे, आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने यहां उजागर किया है। ईमानदारी की दूसरी मूर्ति कहीं देखना है तो स्वर्गीय भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इनके अंदर थी। ये पूरा जो पाठ है, संस्मरण है, ये स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लिखा हुआ है। उनके बेटे सुनील शास्त्री इन्होंने। सुनील शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र तो थे, लेकिन एक अच्छे राजनेता, अच्छे कवि, अच्छे लेखक भी हैं। इनको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव भी रहा है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों पर आप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री मेरे बापूजी, ये उनकी प्रसिद्ध ऐसी किताब, और इसी किताब से आज एक संस्मरण का अंश हिस्सा कक्षा 10वीं दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 5 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, इसमें पढ़ने के लिए उपलब्ध है। बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में, इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966। उस वक्त एक युद्ध हुआ था, भारत पाक युद्ध 1965 में। असल में शास्त्री नहीं थे, इनका नाम था श्रीवास्तव। इनके पिताजी जो थे शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, और लाल बहादुर शास्त्री की मां का नाम था राम दुलारी। इनके बच्चे
एक तो सुनील शास्त्री है, एक अनिल है, हरिकृष्ण है, अशोक है। दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में उनकी पहचान है। 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक इन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर अपना पद संभाला था। जय जवान जय किसान का नारा जो है, इस नारा देने वाले कोई और नहीं, वह है लाल बहादुर शास्त्री। श्रीवास्तव ये नाम हटा के उस वक्त शास्त्री लगाया गया। पत्नी ललिता शास्त्री, उनकी शादी हुई थी 16 मई 1928 को। तो स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, इन सारे गुणों को लेखक और उनके बेटे सुनील शास्त्री ने इस पाठ में बताने का प्रयास किया। असल में संस्मरण देखते, हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। अभाव का अर्थ होता है कमी। ये बाबूजी कौन? बाबूजी है स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री। तो लेखक कहते हैं सुनील शास्त्री, जब हमारे बाबूजी थे तो हमें कोई कमी हमने देखी ही नहीं। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता, वह एक दूसरी तरह का अभाव था। वो दूसरी तरह की कमी थी कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। जब वो नहीं रहे उस वक्त मुझे एक बैंक की नौकरी के तौर पर काम करना पड़ा। लेकिन उसके पूर्व, नौकरी करने के पहले, बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था, लेखक सुनील शास्त्री कहते हैं, तब ये उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। उत्तर प्रदेश का जो इलाका, लेखक कहते हैं जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे। उस वक्त गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के तौर पर, पुलिस मंत्री के तौर पर स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने पद संभाला था। जब उत्तर प्रदेश के वो पुलिस मंत्री थे, उस वक्त लेखक सुनील शास्त्री, इनका जन्म हो गया था। इसीलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास एक छोटी गाड़ी नहीं, बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। जब उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री थे तो गाड़ी छोटी थी, सरकारी गाड़ी। अभी लेखक कहते थे उस वक्त मुझे थोड़ा बहुत समझने लगा तो मैं सोचता था कि हमारे पास छोटी नहीं, बड़ी आलीशान, शानदार। आलीशान का मतलब होता है शानदार, भव्य, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। बाबूजी जब प्रधानमंत्री हुए तो वहां जो गाड़ी थी वह थी इंपाला शेवरलेट। गाड़ी की कंपनी इंपाला, गाड़ी का नाम। जब बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो प्रधानमंत्री की गाड़ी तो काफी भव्य, आलीशान, शानदार होगी। और वह गाड़ी का मॉडल था इंपाला शेवरलेट। उसे देख देख बड़ा जी करता था कि मौका मिले ने अवसर मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था। लेखक सुनील शास्त्री कह रहे कोई मामूली बात तो नहीं थी। सोचते विचारते, शब्द एक में कल्पना की उड़ान भरते, एक दिन मौका मिल गया। कल्पना तो मैं करता था और करते करते, जो मैं पहले उत्तर प्रदेश में मेरे पिताजी
जब पुलिस मंत्री थे तब मैं सोचता था कि हमारे पास भव्य गाड़ी, शानदार गाड़ी होनी चाहिए, आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। और ये स्वप्न जब साकार हुआ, जब लेखक सुनील शास्त्री के पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री हुए, उस वक्त ये गाड़ी इम्पाला शेवरलेट, ये जो गाड़ी थी, उन्होंने देखा और मौका मिला और उसे चलाऊं। क्योंकि प्रधानमंत्री का लड़का तो कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते, विचारते, कल्पना की जो उड़ान भरते, एक दिन मौका मिल गया, एक अवसर मिल गया। धीरे धीरे क्रिया विशेषण हुए, हिम्मत भी खुल गई थी, हौसला भी बढ़ गया था। ऑर्डर देने की, प्रधानमंत्री का लड़का है, सेवकों को ऑर्डर देने की हिम्मत भी बढ़ गई थी। हमने बाबूजी की निजी सचिव जो थे, कहा उनको, साहब जरा ड्राइवर से कही इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए। रेसिडेंस यानी घर, कि साहब गाड़ी लेकर जरा रेजिडेंस की तरफ आ जाए। ऑर्डर भी देने लगा। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। प्रधानमंत्री का लड़का था, सचिव को मानना ही पड़ा। तो ये 2 मिनट के बाद जो है गाड़ी जो है, ऑर्डर दी थी मैंने कि बाबूजी के निजी सचिव से कहा, साहब आप जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाए, रेसिडेंसी घर की तरफ आ जाए। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। जो अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम्हें चलाओ। अनिल भैया जो थे, उन्होंने कहा, भाई इस गाड़ी को मैं नहीं चलाऊंगा, तुम ही उसको क्या करो, चलाओ। अनिल भैया ने कहा, और मेरे मन में तो इच्छा थी। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। हम लोग जरा वापस आते, अभी आते, तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो और चाबी मुझे दो। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, प्रधानमंत्री की गाड़ी, सरकारी गाड़ी। याद कर, बदन में अभी भी झुरझुरी आने लगती है। झुरझुरी आना, सिरहन दौड़ना। जिसके यहां खाना था वहां पहुंचा, बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। जिन्होंने हमें दावत दी थी खाने की, जिनके घर पर हमें खाना खाने के लिए जाना था, वहां हम गाड़ी लेकर गए, वो भी सरकारी गाड़ी। और जब सरकारी गाड़ी लेकर गए तो खाना खाते वक्त बातचीत में कोई ध्यान नहीं रहा और आने में देर हो गई। याद आया, बाबूजी आ गए होंगे, बाबूजी तो आ गए होंगे। वापस घर आप फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी। सरकारी मकान होगा उनका भी। जब हम खाना खाकर लौट गए तो जो फाटक था, घर वापस आने के पहले जो फाटक लगता है घर में जाने के पहले, हमने वहां गाड़ी रोक दी। उतर कर गेट तक आया, गाड़ी से उतरे, गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी। संतरी द्वारपाल, पहरेदार, उसे हम संतरी कहते। संतरी को हिदायत दी, ये सैल्यूट वैल्यूट नहीं, बस अब धीरे से गेट खोल दो। द्वारपाल ने प्रधानमंत्री के लड़के को देखा होगा, तो सैल्यूट वैल्यूट तो वो करती है, तो उन्होंने सैल्यूट करने के पहले कह दिया, भाई अभी सैल्यूट वैल्यूट नहीं करना है, बस धीरे से गेट खोल दो, आवाज नहीं होनी चाहिए। वो आवाज करे तो उसे बंद मत करो। गेट खुलने के बाद
खुलते वक्त कभी आवाज होती है तो उसे बंद भी मत कीजिए, क्योंकि दोबारा आवाज नहीं होनी चाहिए। उस गेट को खुला छोड़ दो। कुल मिलाकर ये बात है कि कोई आवाज नहीं होनी चाहिए, और जब आवाज नहीं होगी तो घर के लोग जाग नहीं पाएंगे, और जब हम आसानी से घर में प्रवेश कर पाएंगे। ये मकसद था। तो गेट को खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर, लेखक सुनील शास्त्री कह रहे पिताजी का डर। वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी, खटपट, एक तेजी होती है उसमें, और फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा, अंदाजा यानी अनुमान हो जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताजा ही है, अभी अभी तो हम आए। सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। सुबह तक क्या हो जाएगा? बात में पानी पड़ चुका होगा, मतलब बात ठंडी पड़ चुकी होगी, और थोड़ा वक्त बीत जाएगा तो किसी का ध्यान नहीं रहेगा, गुस्सा शांत हो जाएगा। संतरी से जैसा कहा गया उसने किया। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। दबे पैर चलना, इस प्रकार चलना कि जिससे पैर की आहट न हो और किसी को मालूम न हो। ऐसे दबे पैर में किचन के दरवाजे से अंदर घुसा। जाती अम्मा मिली। जाती उनकी माताजी मिली। माताजी का नाम था ललिता शास्त्री। पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं हमारे बारे में? लेखक कह रहे मां से। बोली, हां आ गए। पूछा था, मैंने बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, ये जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा। फिर हिदायत दी, सुबह सुबह हिदायत दी कि सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। हमने मां जी से पूछा, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? बोली, हाँ आ गए। पूछा था, मैंने बता दिया। बस ये बात हमने सुनी। फिर आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, ये जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा होगा। फिर मां को हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। सुबह सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। हो सकता है कि हम देरी से उठ जाए, बाबूजी चले जाए, बात ठंडी पड़ जाएगी। ये सोचकर इन्होंने क्या कहा मां जी को? मां जी को बता दिया कि सुबह सुबह हमारे कमरे में किसी को मत भेजिएगा। मां जी को उन्होंने हिदायत दे दी, सूचना दे दी। अभी रात काफी हो चुकी है, रात देर हो गई, मतलब काफी हो चुकी है। सुबह देर तक हमें सोना है, इसीलिए किसी को कमरे में मत भेजिएगा। मां को उन्होंने हिदायत दी, हिदायत सूचना उन्होंने दी। अभी सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। नींद टूटी हमारी। मैंने बड़ी तेज आवाज में कहा, देर रात को आया हूं, मतलब काफी रात को आया हूं, सोना चाहता हूं मैं, हमें सोने दो। यह सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, इसीलिए लेखक कहते कि मैं चिल्लाया, तेज आवाज में बात की। लेकिन दरवाजे पर दस्तक फिर पड़ी। झुंझलाता हुआ, जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ, झुंझलाता हुआ, चीढ़ता हुआ, खींचता हुआ, जोर से
बिगड़ने के मूड में मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ दरवाजा खोला। मैंने पाया मतलब देखा, बाबूजी खड़े। हमें कुछ न सूझा, कुछ समझ में नहीं आया। माफी मांगी, बेध्यानी में बात कह गया हूं, बेध्यानी, लापरवाही में मैंने जो बात मैंने पूरी कह डाली, जो रात को क्या हुआ था। वे बोले कोई बात नहीं। बाबूजी का डर इतना था, जैसे बाबू दरवाजे पर आए, बिना पूछी गाड़ी ले जाने का पूरा प्रसंग हमने उसे कह डाला। ये बोले कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते। आओ आओ, कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते, साथ साथ में चाय पीते। हमने कहा ठीक है, ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पर जा पहुंचा। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया। तर्क इन्हें दलील यहां लेना है, न कुछ जाहिर होने दिया। जाहिर होना इन्हें प्रकट करना, बस जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो कि रात बड़ी देर से आए, कहां चले गए थे? अम्मा ने कहा था कि तुम लोग आ गए हो, लेकिन तुम लोगों ने अभी कहा कि हम रात में देरी से आ गए, कहां चले गए थे? जवाब दिया। क्या जवाब दिया इन्होंने? हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे, कोई मित्र ने दावत दी होगी, खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे गए आप? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी। जब मैं आया तो अपनी जो फिएट गाड़ी तो गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। फिएट गाड़ी उनके घर के इस्तेमाल के लिए होगी? नहीं बाबूजी, हम तो इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। बोले ओहो ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे। पिताजी खुद इस गाड़ी का प्रयोग, इस्तेमाल जो न के बराबर करते थे कभी कभार, और वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। स्टेट गेस्ट, राज्य का कोई अतिथि, सरकारी या कोई मंत्री आते थे तो उनके लिए वो निकलती थी। उनकी बात सुन मैं अनिल भैया की तरफ देख आंख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि यह इशारा इजाजत का है। लगता है हमें इम्पाला शेवरलेट चलाने की इजाजत, अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे, ऐसा अनुमान मुझे हो गया, और मैंने अनिल भैया की ओर आंखों से इशारा कर दिया। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील जरा ड्राइवर को बुला दीजिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉगबुक रखते हो ना, जो डेली रोजाना प्रतिदिन लिखा जाता है, वो बुक आप रखते हो ना, उससे लॉगबुक कहा जाता है? उसने हाँ में उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, एंट्री करते हो उसमें, दर्ज करते हो कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? वो बोला 14 किलोमीटर। ड्राइवर कहने लगा कि 14 किलोमीटर चलाई। उन्होंने हिदायत दी, सूचना दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। उस लॉगबुक में लिख दो, कल जो इम्पाला शेवरलेट जो गाड़ी चली 14 किलोमीटर,
वो निजी उपयोग के लिए, खुद के उपयोग के लिए, तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा को, हमारी माता जी को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, साईं साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दे। चौदह किलोमीटर जो है 60 पैसे किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर के पैसे जमा कर दो। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहां रोक नहीं सके, और जो रुलाई फुट्टी छूटी वह कमरे में भागकर पहुंचने के बाद ही काफी देर तक बंद नहीं हुई। दोनों ही जन देर देर तक फूट फूट कर रोते रहे। इसीलिए तो उसे ईमानदारी की प्रतिमूर्ति कहा। इतनी ईमानदारी थी उनके अंदर। सरकारी गाड़ी बच्चों ने चलवाई, 14 किलोमीटर चली। ड्राइवर को बुलाकर 14 किलोमीटर की निजी उपयोग के लिए दर्ज करने के लिए कहा। यहां पर वो रुके नहीं, बल्कि पत्नी को बुलाकर कहा कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर के पैसे जमा करवाने का हुक्म भी उन्होंने दिया। ये बात दोनों भैया को, अनिल और सुनील शास्त्री को, उनके हृदय पर काफी असर कर गई। वहां वो रुके नहीं, रुलाई छुट्टी, वहां से भागे, अपने कमरे में पहुंचे और दोनों ही जन देर तक फूट फूट कर रोने लगे। ये बात उन्होंने प्रसंग संस्मरण के द्वारा अपने पिताजी लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बताई। बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक जो मैंने स्पष्टीकरण किया है वो आपको समझ में आया होगा। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हमारा पाठ क्रमांक 1 पूर्ण हुआ। दूसरे तासिका में इसी का पार्ट 2 हम देखेंगे। धन्यवाद।